I'm going to push both of these with exactly the same force. Which one will accelerate more? Same force, completely different result. Why? स्टूडेंट्स, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि एक ईंट थोड़ा सा ही मूव किया लेकिन एक फुटबॉल सीन से गायब हो गया था। इसी तरीके से ये दो ट्रॉलीज हैं, एक एम्प्टी है एंड सेकंड वन इज फिल्ड विद मैस। मैं इमेजिन कर लेता हूं कि इसका मैस है 30 kg एंड विदाउट मैस ट्रॉली जो है वो है 3 kg। इफ 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, अगर मैं 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं ट्रॉली 2 के ऊपर भी और 50 न्यूटन फोर्स में अप्लाई करता हूं ट्रॉली 1 के ऊपर भी, तो स्टूडेंट माय क्वेश्चन विल बी कि कौन सी ट्रॉली ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। तो आई नो सबका आंसर यही होगा कि ट्रॉली 1 विल एक्सेलरेट मोर एज कंपेयर टू सेकंड, बट फोर्स कांस्टेंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, आए समझते हैं इसको। न्यूटन कहता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब मैं एफ फोर्स की बात करूं तो आपने याद रखना ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स बट अनबैलेंस्ड। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप जितनी फोर्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब आपने 20 फोर्स अप्लाई की 20 न्यूटन और फिर आप 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि जब 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी स्लो मूव करेगी, स्लोली इंक्रीज करेगी स्पीड, लेकिन जैसे आप 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी की स्पीड ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होगी। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप बॉडी की फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं बॉडी का एक्सेलरेशन भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स बेटा फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना आप फोर्स को इंक्रीज करेंगे उतना ही क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। लेकिन बेटा अभी आपने अबव देखा कि ट्रॉलीज तो सेम है, फोर्स भी सेम है, ये लेकिन एक्सेलरेशन डिफरेंट है। तो इस चीज से हमें ये पता लगता है बेटा ये जो एक्सेलरेशन है ये रिलेशन इसका मैस के साथ भी कुछ बनता है। अब वो कैसा रिलेशन बनता है ये देखते हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैं मैस बढ़ा दूं, फोर्स कांस्टेंट ही है, फोर्स में चेंज नहीं कर रहा, 50 न्यूटन ही है, लेकिन अगर मैं मैस बढ़ा दूं तो उसी बॉडी का एक्सेलरेशन कम हो जाता है। और अगर मुझे एक्सेलरेशन इंक्रीज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैस कम करना पड़ेगा। तो बेटा यहां से रिलेशन सामने आता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, इनवर्सली, या एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब एक्सेलरेशन के दो रिलेशन आपने देखे हैं। एक में अगर आपने एक्सेलरेशन बढ़ानी है तो आपको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ देखें अगर आपको एक्सेलरेशन बढ़ानी है तो उसका मैस कम करना पड़ेगा। तो अगर हम तीनों का रिलेशन, फोर्स, एक्सेलरेशन और मैस, तीनों का रिलेशन देखें, एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीज्ड इफ फोर्स इज इंक्रीज्ड एंड एट द सेम टाइम मैस इज डिक्रीज्ड। तो मैं यहां पे इस रिलेशन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैस को इस तरफ ले आता हूं। सो द फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाइड बाय, एंड बेटा आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपने हटाना है तो आप इक्वल लगाएंगे, और इक्वल के साथ बेटा एक कांस्टेंट यूज होता है, बाकी एज इट इज m इंटू ए आ जाएगा। एंड फॉर SI यूनिट k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे बेटा आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, F इक्वल्स टू m इंटू ए। बेटा इन ट्रॉलीज के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की थी 50 न्यूटन। अब इमेजिन करते हैं कि ये 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से ये ट्रॉली मूव करती है विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन इन दैट ट्रॉली हैविंग 30 kg मैस, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये 50 न्यूटन फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, आपको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन हैविंग डिफरेंट मैस। तो आप फोर्स बढ़ाएंगे और फोर्स सपोज दैट आप अप्लाई करते हैं 500 न्यूटन। जब आप ये 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट, तो बेटा ये डेफिनेशन इसकी मैंने लिख दी आपको, इफ
एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए, एक्सटर्नल फोर्स टू अनबैलेंस द बैलेंस्ड फोर्स, तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, याद रखना, जब भी आप बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे या रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगी बॉडी के ऊपर, तो उसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, और वो एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, विल बी directly proportional to applied force and will be inversely proportional to the mass of the object। तो बेटा आपने जहन में ये रखना है कि अगर आप mass को constant रखते हैं तो force और acceleration both will increase or decrease at the same time। बेटा इन फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास एक फुटबॉल है और दूसरी कंक्रीट बॉल है। कंक्रीट बॉल का मैस ज़्यादा है, फुटबॉल का मैस कम है। तो बेटा देखिए फोर्स अप्लाई की है 1000 न्यूटन या 1 किलो न्यूटन, सेम फोर्स है, बट फुटबॉल हैज़ मूव्ड अ लॉट, लेकिन कंक्रीट ब्लॉक ने मूव इतना ज़्यादा नहीं किया। वाई, सेम अप्लाई होगा प्रेशर इसके ऊपर, F इज इक्वल टू ma। रीज़न, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इफ mass is increased and force is constant so acceleration should be decrease। ठीक है, फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए अगर मैस को आपने इंक्रीज कर दिया है तो एक्सेलरेशन कम होना चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर देखें सेम फॉर्मूला, फुटबॉल का मैस कम है तो जब आपने कांस्टेंट वही फोर्स अप्लाई की तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे आ जाए सेकेंड एग्जाम्पल में, कार है, कोस्टर है एंड द ट्रक, तीनों में फ़र्क क्या है, मैस का फ़र्क है। इसका मैस कम है तो बॉडी फोर्सेस तीनों की सेम है, F इज़ सेम, बट इन ब्लू इज एक्सेलरेशन, कार की एक्सेलरेशन ज़्यादा है बिकॉज मैस इज़ लेस, कोस्टर की एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू कार कम है बिकॉज ऑफ ग्रेटर मैस, एंड ट्रक की एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा कम है ड्यू टू ह्यूज मैस। तो बेटा मैसेज चेंज करती हैं आपकी फोर्स को। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो एक्सेलरेट करती है, एंड द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी डिसाइडेड बाय मैस। कितना एक्सेलरेट करेगा एक बॉडी वो डिपेंड करेगा मैस के ऊपर, अगर मैस ज़्यादा है तो ज़्यादा कम एक्सेलरेट होगा और अगर मैस कम है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। टॉपिक के अंदर डाइव करने से पहले एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरह से है कि इमेजिन अ कार इज गोइंग इन अ राउंड अबाउट एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। क्या कहता है, मैं लिख देता हूं इधर, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। आपने ये क्या यहाँ पे लिखा है, वो आपसे पूछ रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड इज द कार एक्सेलरेटिंग, क्या कार एक्सेलरेट कर रही है। दूसरी तरफ बेटा इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक बॉल है जिसको हम थ्रेड से टाई कर लेते हैं और इसको सर्कुलर पाथ में हम स्टार्ट कर देते हैं मूव करवाना, और ये जब बॉल मूव करना स्टार्ट करेगी सर्कल में वो इस कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है 30 मीटर्स पर सेकंड के साथ। इज दिस बॉल इज एक्सेलरेटिंग और नॉट। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर होगा नो सर, ये एक्सेलरेट नहीं कर रही। और बेटा अगर आपका आंसर यही है नो, तो बेटा आप दोबारा जाइए और एक्सेलरेशन को रीड करें। तो इसका आंसर है बेटा यस, इसका आंसर है यस, द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, कैसे कर रही है ये भी हमें जानना पड़ेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको बताता है बेटा कि बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। बेटा हमारी बॉडी तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसका भी आंसर हमें करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे पूछूंगा तो बेटा आप सबका आंसर, आई एम श्योर आप सबका आंसर होगा सर देयर इज सम फोर्स। तो सबसे बेटा पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बेटा जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड के चेंज होने का नाम नहीं है।
अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही लेकिन बॉडी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तब भी बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो वो तो अब स्टूडेंट्स इस सर्कुलर मोशन की तरफ देखें। आपने याद रखना है बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और जब भी सर्कुलर पाथ होगा उसका स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे टू द स्ट्रिंग। ठीक है, जो आपकी स्ट्रिंग की डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर, स्ट्रिंग की डायरेक्शन ये है तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इफ इट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम एरो इस साइड पर लगा देंगे। बेटा अगर यही बॉल इस साइड पर आ जाती है तो फिर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट लाइन फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर मैं बॉल यहाँ पे पहुंच जाती है तब भी आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर बॉल यहाँ पे पहुंच जाती है फिर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल है तो बेटा इन टेंजेंट लाइन से आप देख सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट जो 3 मैंने पॉइंट्स बनाए हैं हर पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, बिकॉज हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, अगर ये फोर्स ना होती तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव, और जो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन आ रही है वो ये आपके सामने एरो से, ब्लैक एरो। तो बेटा ये जो 3 सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हैं इनको अगर आप गौर से देखें तो स्पीड तो 30 मीटर्स पर सेकंड ही है, लेकिन एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। जो बॉडी की डायरेक्शन है वो लगातार क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो इसका आंसर यस है और आपको रीजन अगर पूछेगा तो आपने बताना है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी मिलीसेकंड, क्योंकि डायरेक्शन एवरी मिलीसेकंड, हर मिलीसेकंड के अंदर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो तब भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर आएंगे तब भी, जिस मर्जी पॉइंट पर चले जाएं सर्कुलर पाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, देखें बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पाथ के ऊपर चेंज है। ये जो लाइन ग्रीन जिसके ऊपर मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द मोशन। क्लियर है बेटा, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर होगी। सेकंड बात, जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने कहा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अगर रिजल्टेंट फोर्स ना हो, तो ये तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इसका मतलब है बेटा कि कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स जो किसी बॉडी को फोर्स करे सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दोबारा याद रखेंगे आप, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाए वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी बेटा डेफिनेशन क्या होगी, इसमें सेंट्री का बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स में ये सेंट्री का मतलब बेसिकली सेंटर है और ये पेटल पुटल जो है इसको कहते हैं सीकिंग। तो बेसिकली दिस इज सेंटर सीकिंग फोर्स एंड इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मूव करवाता है सर्कुलर पाथ में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है बेटा इसके अलावा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, हमेशा से सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर एक्ट करती है। अगर आप इस पिक्चर के ऊपर देखें तो बेटा ये अगर सेंटर है तो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऑलवेज किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर लें, आपकी फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगी। किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल के अंदर आप जब सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगी और उसका काम बेटा क्या होगा, हमेशा कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती रहे। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो देयर शुड बी अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी एग्जांपल्स बेटा बहुत सारी हैं, कुछ मैं लिख देता हूँ। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ, या आप मोशन ऑफ अ कार इन अ राउंड अबाउट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि कॉज करती है किसी भी बॉडी को। सेकंड एक क्वेश्चन मेरा बेटा आपसे, व्हाट विल हैपन इफ सेंट्रीपिटल फोर्स वेनिशेस। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाती है बिल्कुल तो बेटा क्या होगा, जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी, द बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विल नॉट बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ नाउ। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी थी जो कि इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी। नाउ बेटा अगर मूव करते दौरान वो बॉडी इस पॉइंट के ऊपर है और उसके ऊपर एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सडनली इट वेनिशेस, और ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। तो बेटा ये फोर्स जो है, ये बॉडी या ये कार या कुछ भी सैटेलाइट है, कुछ भी है, ये कहां पे मूव करेगी। तो बेटा आपने ये बॉडी यहां नहीं मूव करेगी कभी भी, इट विल मूव टेंजेंट
टू द सर्कल। आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और जिस डायरेक्शन में वो टेंजेंट लाइन जाएगी उसी डायरेक्शन में इसकी मोशन हो जाएगी, बिकॉज इट विल नाउ मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अगर यहां से टूटती है तो बेटा अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो बॉडी की डायरेक्शन ये होगी, और अगर बेटा इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो हमारी बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। तो इफ अगर वैनिश हो जाती है तो इट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स थी उस पॉइंट पर, उसके परपेंडिकुलर या उसकी टेंजेंशियल लाइन जो पाथ शो करेगी उस पाथ में वो स्ट्रेट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट था एकदम, और ये बाकी अर्थ है, ये सेंटर पे अर्थ है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ लग रही है। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाती है तो ये सैटेलाइट इस पाथ में स्ट्रेट मूव करना स्टार्ट। तो आपने याद रखना है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो द बॉडी विल फॉलो द टेंजेंशियल पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टेंजेंशियल पाथ फॉलो करेगा लेकिन स्ट्रेट पाथ में वो मूव करेगा, फिर सर्कुलर पाथ खत्म हो जाएगा।